नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस खूबसूरत से चैनल योर फिजिक्स बडी में। इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव स्टार्टेड रे ऑप्टिक्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट इन डिटेल. In this lesson, we will be talking about the mathematical aspect of total internal reflection. We will be talking about applications of TIR. We will be looking at refraction through prism from mathematical point of view. Apart from this, on this channel, we have already covered modern physics, complete modern physics for 2026 board exams. Do check them out. The course and syllabus is specifically precise as per boards. This is going to be very interesting and important session for you. So make sure you write each and everything. Let's start. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था। इसको समझा बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो लाइट रे है वो जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो रिफ्रैक्शन होने की जगह सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी हमने कंडीशन को समझा था। इसको हमने जाना कि कंडीशन क्या होगी तभी जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से तो हम बोलेंगे कि जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी एज इट इज पूछी जाती है। सो मेक श्योर यू मेक नोट ऑफ इट। सो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। कहने का मतलब कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री बन जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आईसी हर मटेरियल मीडियम के लिए अलग होगा और ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। तो किस मीडियम के लिए कितना होगा क्रिटिकल एंगल, ये चीज़ उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है। यहीं पे एक बार फाइनली हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो डेफिनेशन है उसको लिख देते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर अगर कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही होगी तो और ट्रैवलिंग के दौरान जैसे ही वो मीडियम चेंज करने की कोशिश करेगी और अगर गलती से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से उस मीडियम के, तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लाइट रे will reflect back into the denser medium such phenomena is called total internal reflection, जिसको हम TIR भी बोल देते हैं। इंटरनल वर्ड इसलिए आया क्योंकि सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है वो सारी की सारी एप्लीकेशन। इट डिपेंड्स। देखो हर साल एग्जाम में 3 नंबर में तो सवाल आना ही आना है TIR के ऊपर, कंफर्म है। TIR एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 3 नंबर का सवाल जरूर आता है कि TIR होता क्या है। और कुछ कुछ सालों में तो 5 नंबर में भी सवाल आया है। तो 3 नंबर के सवाल को ध्यान में रखते हुए मेजरली जो पूछता है वो डेफिनेशन पार्ट ही पूछता है। फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं दैट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कुछ कंडीशंस हैं इनकी जो कि होनी ही होनी चाहिए तभी TIR होगा। पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट रेयरर से डेंसर डेंसर में चले जाए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में TIR नहीं होगा। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल करने की कोशिश करेगी उसी केस में TIR होने की संभावना है। अगेन संभावना है, 100% नहीं होगा क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है जो फुलफिल होनी चाहिए। और वो दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दैट मीडिया। तो ये सिंपल सी 2 कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो TIR हो जाएगा। ये आती है इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं मिराज इन डेजर्ट्स। सर लास्ट स्लाइड दोबारा दिखा दो।
सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मिराज। तो अब मिराज क्या होता है? मिराज को बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आंखों का धोखा। तो तुमने कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट देखी होंगी जिन पोस्ट के अंदर शिप एयर के अंदर नजर आ रहा है, हवा में, पानी की जगह। और उसी तरीके से रेगिस्तान में अक्सर लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि बहुत सारा पानी पड़ा है आगे। तो वो एक्चुअली में होता क्या है? वो होता है मिराज। तो अब मिराज को एज इट इज पूछा जाता है एप्लीकेशन के अंदर, टीआईआर की 3 नंबर के सवाल में 1 नंबर का ये भी आता है। तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। सिंपल सा हम बोलेंगे इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये एक मृग तृष्णा है। मिराज मतलब मृग तृष्णा। ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स और ओवर हॉट एक्सटेंडेड सर्फेसेस लाइक कोलतार रोड, ड्यू टू विच a traveler sees a shimmering pound of water, shimmering pond of water, some distance ahead of him। तो होता क्या है इसके अंदर? बेसिकली अगर कोई एक ऐसा सरफेस हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर हीट ज़्यादा हो सरफेस पे, तो अब ये चीज़ें देखने को मिलती है दो जगहों पे, या तो डेजर्ट्स के अंदर, क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होती है? रेत। या फिर कोई ऐसा सरफेस जो कि पूरा का पूरा यू कैन से गर्म होके अपने आप के अंदर हीट स्टोर कर सकता है। तो दिन के अंदर जो रोड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके ब्लैक कलर की वजह से। तो रात को गर्मियों में, और दिल्ली में तो बहुत अच्छे से ये चीज़ महसूस की जा सकती है कि रोड कितने गर्म है रात को भी, अगर हम हमारे पैर जूतों से हटा के रखे नीचे ज़मीन पे रोड के ऊपर। तो इसकी वजह से होता क्या है? ज़्यादा लाइट हीट स्टोर हो जाती है, तो जो सरफेस है वो काफ़ी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर, जो उसके ऊपर की हवा है उसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे लाइट सरफेस के पास जाती जाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा तो क्या होगा? ऑप्टिकल इल्यूजन बनेगा, और जो स्काई का कलर है ब्लू, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा उस सरफेस के ऊपर कि हमको देखने को मिलेगा एक पॉन्ड ऑफ वाटर हमारे कुछ डिस्टेंस आगे। तो इस चीज़ को बेसिकली मिराज बोलते हैं, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। और इसी की वजह से कई बार समुद्र के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है कि शिप जो है वो हवा में है, जो कि बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये एक तरीके से ना, इस चीज़ को समझना। लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होती है कि हमारी आंखों के सामने ऐसी इमेज बन जाती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना की हो। और यही वो फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। तो अब जरा समझो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझते हैं। तो सपोज दिस इज माई सरफेस, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है, ट्री अज्यूम कर लेता हूँ मैं। अब जो ट्री है ये काफी लंबा चौड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या? अब जैसे जमीन में दोपहर में क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो यहाँ प्रेजेंट होगी हॉट एयर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जमीन से, वैसे वैसे ये हॉट एयर बदल के थोड़ी ठंडी हो जाएगी कंपैरेटिवली, लेकिन जमीन के पास वाली ज्यादा गर्म होगी, ये चीज समझ लो मैंने। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो एयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होते चले जाएगा, ये हमें पता है। तो ये हॉट एयर ऑटोमेटिकली जो जमीन के करीब है, ये रेयरर मीडियम बना देगी, और जो ऊपर एयर है विच इज कंपैरेटिवली कोल्ड, ये डेंसर मीडियम बना देगी। तो अगर एक ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हो, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो इस पूरे सीन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो देखेगा तो लाइट रे उसके पास कैसे आएगी इस पर्टिकुलर ट्री की, वो हमें समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो सिंपल सा होगा क्या? ये लाइट रे कॉन्टिन्यूसली डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होगी। और डेंसर से रेयरर में जाने का मतलब क्या है? कि लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये जो लाइट रे है इसकी, ये कुछ ऐसे इसको अपीयर हो रही होंगी। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें
उल्टा ज़मीन पे बनता हुआ नज़र आएगा जब हम पीछे की डायरेक्शन में इमेज को बनाएँगे। तो ये चीज़ हो पा रही है इस मीडियम के डिफरेंस की वजह से जो सरफेस ने क्रिएट किया है, और इस फिनोमेना को हमने बोल दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो है इसकी पहली एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आता है, याद रखना इस बात को। तो इसी चीज़ को अगर सवाल की फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होगा? मिराज इज अ फिनोमेना ड्यू टू, बताइए। TIR, सी बात। हम्म नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी ऑप्टिकल फाइबर। तो अगेन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ सालों में ये भी पूछा गया है बोर्ड में। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अगर मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं बना के, तो ऑप्टिकल फाइबर ही वो रीजन है जिसकी वजह से जैसे ही जियो मार्केट में आया, उसने पूरा का पूरा मार्केट का सिनेरियो बदल दिया, टेलीकॉम मार्केट का। जहाँ पहले हम 200-250 रुपये पर जीबी पे स्पेंड करते थे, वहीं इस ऑप्टिकल फाइबर की वजह से क्या हुआ, वो खर्चा रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ पर जीबी पर आ गया, और अब तो और सस्ता हो गया। तो ऑप्टिकल फाइबर ही वो टेक्नोलॉजी थी जिस टेक्नोलॉजी की वजह से जियो इतना सस्ते में इंटरनेट दे पाया और बाकी कंपनीज नहीं दे पाई। और इसी रीजन की वजह से सारी की सारी कंपनीज को लेटर ऑन शिफ्ट होना पड़ा फाइबर के ऊपर। तो पहले के टाइम पे जैसे हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करते थे वायर के डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट जो है वो मैटर यूज होता था। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ठीक ठाक होती थी, इसकी वजह से जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन हमने देखा कि ये तो एक तरीके से जो सिग्नल्स हम एक्चुअली में देखते हैं, हमारे इंटरनेट के सिग्नल्स जो हमें रिसीव होते हैं, वो सिग्नल्स को ज़रूरी नहीं कि कंडक्टर ही चाहिए रिफ्लेक्ट होने के लिए। उन सिग्नल्स को हम टीआईआर के थ्रू भी रिफ्लेक्ट करा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर बना के। तो आज के टाइम पे जितने भी वाईफाई लगते हैं ना हमारे घरों में, और वो फाइबर फाइबर्स बोलते रहते हैं वाईफाई वाले, तो वो सारे के सारे फाइबर जो होते हैं ना वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही तगड़ी इन्वेंशन है, क्योंकि इसी की वजह से जो इंटरनेट के प्राइस है वो बहुत सस्ते हो गए, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है इससे। और डैमेज होने का ऐसा कोई इतना खतरा नहीं है, क्योंकि तुम देखते होगे उसकी जो वायर होती है वो कितनी अजीब सी होती है, मतलब अलग सी ही होती है एक। तुम उसको ज़्यादा मोड़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो वो क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये तो था उसके पीछे की कहानी। अब एक्चुअल बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है। ये जो बीच वाला स्पेस होता है इसके अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं कोर, और दूसरा जो इस कोर को कवर कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये काफ़ी अजीब सा मटेरियल होता है, पता नहीं कौन सा मटेरियल होता है जिससे ये बनता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग होता है, रिलायबल होता है सिग्नल को ट्रांसमिट होने के लिए। तो होता क्या है कि ये जो कोर है इसका मटेरियल मीडियम डेंसर होता है इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग, जबकि क्लैडिंग का ये काफ़ी रेयरर होता है। तो होता क्या, जैसी लाइट रे आई इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करने की बजाय इस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर होगा वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के इस मीडियम के। तो लाइट रे ऐसे आ गई। अब लाइट तो, ये लाइट रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती है, इसलिए कनेक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और ये जो हमने बनाया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर का, इसकी वजह से हुआ क्या कि जो बहुत सारा पैसा हम बाकी चीज़ों में खर्च करते थे वो हमें करना नहीं पड़ा। तो एक ज्ञान की बात यहीं पे अगर गलती से पूछ ले, तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है 1.48 के, और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है 1.52 के। इसका मतलब ये है कि लाइट इसी मीडियम में वापस रिफ्रैक्ट हो जाए, उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है हमें। बट हाँ, अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है दोनों के मीडियम में, तो इसका मतलब यही है कि मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी टीआईआर हो पा रहा है कम डिफरेंस होने के बावजूद। तो सिंपल सा ये चीज़ था, इसको हमें समझना था। एक बार सिंपल शब्दों में इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बोल रहे होंगे एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन लॉन्ग strands of quality glass or quartz surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index। सो बेसिकली ये है क्या, इसको हम एज अ मीडियम यूज करते हैं
एक ऐसा मीडियम जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करे। तो ये एग्जैक्ट उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है और एग्जाम में कोशिश करनी है कि काफ़ी हद तक हम इसी को लिखें। तो उसके लिए हमें इसको कम से कम 10-15 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें ये डेफिनेशन जो है याद। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसके इस्तेमाल ने काफ़ी हद तक चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत बारी पूछा गया है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं विच इज प्रिज्म। अब जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन देखा, फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा, अब यही रिफ्रैक्शन प्रिज्म के केस में भी तो हो सकता है। यहाँ पे भी तो हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर ही सकते हैं। तो प्रिज्म के केस में क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट जैसे ही उसके एक फेस पर इंसिडेंट होती है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स से नॉर्मल बेंड कर जाती है। और ये टूवर्ड्स से नॉर्मल बेंड होके हम कह सकते हैं जब दूसरे एंड से बाहर निकलती है, तो कुछ अलग अलग फिनोमिना यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं प्रिज्म के लिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ये डेल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा के जब एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन जानते हैं मिनिमम डेविएशन, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कि लाइट कम से कम डेविएट हो जब वो इस प्रिज्म से पास करे। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम निकाल रहे होते हैं और इसी को हमें डिटेल में समझना है। प्रिज्म के बारे में जितनी छोटी मोटी बातें थी वो बातें पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा देखो डेल कैसे निकालेंगे यहाँ पे। इस डायग्राम को ध्यान में रखना है। लाइट रे, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि देयर इज अ पी क्यू लाइट रे, जो कि एक फेस पी डैश क्यू डैश पर इंसिडेंट कर रही है, और जैसे ही इंसिडेंट कर रही है ये अपना मीडियम चेंज करके डेंसर मीडियम में चली जाती है जो कि ग्लास है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उसको हमने बोल दिया R1। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है क्यू एन डैश एस टी, लेट मी अज्यूम इट एज एस टी। सो क्यू एस एन डैश ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ, इन ट्राइंगल क्यू एन डैश एस, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन एस इज इट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इस क्यू एन एस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमको डेल निकालना है, तो डेल की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है इसके बारे में जरा सोचते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे ट्राइंगल की हम, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल बराबर होता था सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल से। तो अगर मेरे को डेल निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल है वो बराबर होगा आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डेल होगा वो इसके बराबर होगा। एंगल सम मिनिमम एंगल की कंडीशन लगा दी हमने बस, और कुछ नहीं। देखो जरा यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 180 माइनस एंगल क्यू एन एस। इसी तरीके से जो डेल हमने सोचा उसको जरा लिखते हैं। सो आई कैन राइट डेल एस, इस पॉइंट को M मान लेते हैं। सो डेल एस एंगल एम क्यू एस प्लस एंगल एम एस क्यू। लिख सकता हूँ मैं डेल को ऐसे, ब्रैकेट में से मेंशन कर देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर याद ना रहे तो लिख लेना, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम इस प्रोसेस के थ्रू ही क्वेश्चन कर रहे होगे, ना कि तुम क्वेश्चन कर रहे होगे फॉर्मुला लगा के। किस्मत अच्छी होगी अगर फॉर्मुला वाला क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मुला के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल पिछले कुछ सालों से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इट्स बेटर कि हम इन चीज़ों को डिटेल में समझे। तो व्हाट यू कैन राइट हियर इज कि डेल जो है वो बराबर होगा आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के। तो उन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अभी R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है ये तो हमने निकाली हुई है, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसी के अंदर। तो यहीं पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई? एंगल क्यू
एंगल एम क्यू एस, एम क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा? अगर दो लाइट ऐसे पास कर रही है तो ये वाला एंगल बराबर होगा ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई माइनस आर वन के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरी तरफ मैं लिख सकता हूँ कि वो बराबर होगा ई माइनस आर टू के। तो वैल्यू लिख दी कि एम क्यू एस और एम एस क्यू एंगल की, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बेसिक मैथ्स है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के ये फॉर्म आई, ये भी हमें समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आई और ई को एक साथ लिख लिया, आर वन आर टू को एक साथ लिख लिया। अब क्लियर हुआ है कैसे आया? यस। तो डेल को हम लिख सकते हैं आई प्लस डी माइनस 180 प्लस एल एंगल क्यू एन एस। तो एक तो ये फॉर्म है, इसको याद रखने की। अब कुछ कुछ कंडीशंस के केस में जो आई प्लस ई है ये हमें कुछ कुछ मिल जाता है। अच्छा, उससे एक चीज पहले, 180 माइनस क्यू एन एस, ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा ए के। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि ये पूरी चीज बराबर होगी ए के। ए का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको हम। अब एंगल प्रिज्म काफी सारे एंगल्स के हिसाब से बने जाते हैं, जैसे एक होता है इक्विलेटरल प्रिज्म, एक होता है राइट एंगल प्रिज्म। तो ये जो सारे प्रिज्म है ये डिसाइड किए जाते हैं उनके एंगल से। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होता है 180 माइनस क्यू एन एस के। अब इसको समझो जरा कैसे। ये जो ए है, अभी पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटर को देखना, क्यू पी एस एन डैश, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटर को चेक करना है। तो इसमें हमने लिखा क्यू एन एस मतलब ये वाला एंगल माइनस 180 डिग्री बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। क्या ये चीज सच है? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? 90 90। तो 90 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन डैश प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा 360 के। तो मैं बोल सकता हूँ एन डैश माइनस 180 बराबर हो जाएगा ए के। सॉरी, उल्टा लिख दिया, माइनस 180 प्लस एन डैश। ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू हो जाएगी -180 माइनस एन डैश। अच्छा, ये एल क्यू एन एस माइनस में था, तो 180 आर वन प्लस आर टू प्लस एल क्यू एन एस 180 डिग्री, सो आर प्लस इट शुड बी 180 माइनस दिस, इट इज कंप्लीटली फाइन। 180 माइनस दिस, ओके। बाहर माइनस का साइन था और अंदर हमने ब्रैकेट खोल के माइनस का साइन चेंज नहीं किया, तो बाहर ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आर वन और आर टू के लिए। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी? एन डैश प्लस 180 इज इक्वल्स टू ए के बराबर हम बोल सकते हैं, जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी कुछ ऐसे। तो कोऑर्डिनेटर को हमने यहाँ पे डील किया, जो कि कौन सा था? पी क्यू एन डैश एस। उस कोऑर्डिनेटर से हमने इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ए लिख दी। तो ये आ गई मेरे पास डेल की वैल्यू। डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। So when a ray of light is refracted through a prism, sum of angle of incidence and angle of emergence is equals to the sum of angle of prism and angle of deviation. तो डेल प्लस ए बराबर वी कैन राइट आई प्लस ई। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम इसको डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्लस सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये कुछ कुछ बातें थी, इसको जानना था हमें प्रिज्म के बारे में। डेल की वैल्यू निकालनी थी। डेल मिनिमम के लिए भी अभी हम इसी चीज को कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलो, एक सवाल है, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होगा, सोचो। 30 डिग्रीज। कैसे बताइए? फॉर्मूला में डाला है बस। ऑप्शन देखो ना, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स लेस देन 30 और 30 डिग्री।
तो एग्जैक्ट आंसर 30 डिग्री ये कह रहे हो? हम्म ठीक है, देख लो जरा एक बार। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 50 के बराबर। हमें इमरजेंस देखने को मिला 40 के बराबर। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएशन वाला एंगल क्या हो सकता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हमसे मिनिमम डेविएशन पूछा है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को भी एक बार जान लेते हैं और फिर उसके बाद उस सवाल के ऊपर वापस चलेंगे। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हम सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले तो इमेजिन करने की कोशिश करो। जब एक प्रिज्म को उसके मिनिमम डेविएशन के लिए रखा जाएगा तो जो लाइट है ना वो बेस के पैरेलल जानी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो जो अंदर लाइट रे जा रही है ना, इट शुड गो लाइक दैट पैरेलल टू द बेस। तो ये बेस के पैरेलल जाएगी तभी वो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। वैसे लाइट रे गई और वो रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता हुआ हमें नजर आ रहा होगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर, दोनों सर्फेसिस के पास। तो हम अब इसके अंदर होगा क्या, ये वाला जो एंगल है आई, ये ई के बराबर हो जाएगा। पहला फायदा तो मिलेगा हमें इसका ये। और इसी के अलावा जो ये आर है, आर होता है R1, ये भी R2 के बराबर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आर सेकेंड थिंग। और इसी कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन पे जो डेल होगा वो डेल मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम डेविएशन लाइट रे कॉस कर रही होगी, डेल की वैल्यू कम से कम आ रही होगी। तो हमें जो फॉर्मूला पता है उसी को अप्लाई करेंगे। हमें क्या पता था कि ए प्लस डेल जो है वो बराबर होता है आई प्लस आई डैश यानी कि ई के, एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो ए की वैल्यू तो 60, ए की वैल्यू तो हम अज्यूम करके चलेंगे, हमें नहीं पता, ए की फॉर्म में ही आंसर को निकाल रहे होंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए प्लस डेल मिनिमम बराबर आ जाएगा आई प्लस आई के। ई की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई कर दिया। तो यहाँ से 2i बराबर आ जाएगा ए प्लस डेल मिनिमम के, और आई बराबर आ जाएगा ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 के। अब ये ऐसा क्यों निकाला अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, क्योंकि हमें आई के टर्म्स में ही नहीं चाहिए ये। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर दिया होगा तो उसके टर्म्स में भी इसको हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें आई के टर्म्स में शायद ना पूछे, हमसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। तो इसको हम अभी के लिए ऐसा रख लेते हैं। ऑल्सो हमें क्या पता है इस यहाँ पे कि जो मेरा ए है वो बराबर है आर प्लस आर, R1 प्लस R2 के, और ये दोनों भी बराबर होंगे तो आर इंटू टू, 2r हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 2r। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। यहाँ ध्यान से देखो, हमने आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल ली, तो अब मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ यहाँ पे किसी भी एक सरफेस पे। तो जैसे ही मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, क्या इक्वेशन है जरा बताओ, सोचो। साइन आई बाय साइन R1 इस वाले सरफेस पे लगा रहा हूँ, ए भी बोल देता हूँ इसको, जिसके अंदर लाइट रे गई कौन से मीडियम में गई, ग्लास के, जिससे गई, किससे गई, यहाँ से, एयर से, बाहर से। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन आई बाय साइन R1 बराबर म्यू के। अब यहाँ पे आई और R1 की वैल्यू डाल दो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। साइन आई की वैल्यू क्या थी, ए प्लस डेल एन बाई टू ओवर साइन R1 की वैल्यू क्या थी, a/2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, जहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ ऐसे हमें देखने को मिलती है डेल मिनिमम की टर्म्स में। तो हमारे पास कुछ भी होगा, डेल मिनिमम होगा, म्यू होगा, दोनों में से एक चीज होगी, तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म जानते हुए दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम एंगल, डेविएशन ऑफ मिनिमम एंगल के केस में। तो ये भी याद रखना है, प्रिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इवन केस स्टडी में भी पूछा गया ये ग्राफ। तो ये ग्राफ किसके लिए है, प्रिज्म के लिए है, ये बात याद रखनी है। क्योंकि डेविएशन प्रिज्म के केस में ही हमने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है, डेविएशन बाकी केसेस में भी, नॉर्मल रिफ्रैक्शन में भी डेविएशन देखने को मिलते हैं। चलिए एक सवाल है, इसको करने की कोशिश की, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रे इंसिडेंट एट एन एंगल 53 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ 53 डिग्री और प्रिज्म इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो ई की वैल्यू दी हुई 37 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड अप ऑफ 50 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने 53 से 50 कर दिया तो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो अब इसको करने के लिए हमें आई और ई के अंदर कोई ना कोई रिलेशन पता ही होगा, पता करना ही होगा। अब सोचो जरा क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे। पहले इतना था
तो इतना देखने को मिला। अगर 50 डिग्री कर देंगे आई को तो ई कितना हो जाएगा, ये सवाल हमसे पूछा गया। अब थोड़ा तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो यहाँ पे। जैसे जैसे लाइट रे नॉर्मल के पास जाती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो एंगल ऑफ एमरजेंस है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, वो म्यू पे डिपेंड करेगा काफी हद तक। सोचो जरा इस बारे में, व्हाट कैन वी डू फॉर इट। दिमाग लगाओ, बताओ कैसे कर सकते हैं। म्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं हम थोड़ा सा, अगर तुम म्यू के बारे में सोचो। दोनों सर्फेसिस पे लेकिन हमको फिर वो लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन। चलो म्यू वाले तरीके से ही करने की रेशियो लेकर कोशिश। के होएगा। रेशियो लेकर के तो ऐसा नहीं होगा, हमें पहले म्यू के ऊपर बात करनी पड़ेगी, तभी हम इमरजेंस के ऊपर कुछ बात कर पाएंगे। तो अभी तक हमने जितने भी रिलेशन पढ़े सबको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ए प्लस डेल का रिलेशन पढ़ा, जो कि बराबर होता है किसके, आई प्लस ई के। तो पहले केस से हम डेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ई की वैल्यू निकल जाएगी। हो गया इस वाले से ही। ए प्लस डेल की वैल्यू आ जाएगी 53 प्लस 37 विच इज इक्वल्स टू 90। तो ए प्लस डेल की वैल्यू अगर 90 है तो 90 बराबर हो जाएगा 50 प्लस ई के। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 90 माइनस 50, यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। तो ये तो पहले रिलेशन से ही हो गया। मैं तो डेल मिनिमम तक सोच रहा था कि वहां तक जाना पड़ सकता है। चलिए कोई नहीं, सिंपल सवाल था। बस सोचना कैसे है उस पर डिपेंड करता है कैसे सवाल होगा कि नहीं। चलिए इस सवाल को ट्राई कीजिए, इसको आगे कैसे आप कर पाएंगे। एक प्रिज्म दिया हुआ है हमें जिसका मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री है, तो डेल मिनिमम दिया हुआ है। तो डेल मिनिमम की सारी कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए कि जो लाइट रे है वो पैरेलल टू बेस होगी, आई ई के बराबर होगा, आर वन आर टू के बराबर होगा। ठीक है, हमने सारी कंडीशन याद कर ली। इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 44 डिग्री। तो ये किसी पॉइंट पे 44 डिग्री डेविएशन दिखा रहा है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आइदर 42 और 62। और कब दिखा रहा है, या तो 42 पर दिखा रहा है, ई की वैल्यू आर की आई की वैल्यू 42 हो, या फिर 62। तो अलग अलग आई की वैल्यू के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है, ये तो हमें पता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट इज अंडरगोइंग मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के केस में इंसिडेंस एंगल कितना होगा, हमसे ये पूछा है इस बार। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 होता है या 62 होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन 44 देखने को मिलता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिलेशन को देखते हैं एक बार जरा वापस से। तो हमें पता है ए प्लस डेल बराबर होता है आई प्लस ई के। तो ए प्लस डेल मिनिमम ये बराबर होगा 2 आई के। इस चीज को समझना, क्योंकि डेल मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है, आई जो है वो ई के बराबर हो जाता है। ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिज्म इज फाउंड टू बी प्रोड्यूसिंग मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 44 है, 42 है, तो डेविएशन 44 प्रोड्यूस हो रहा है। इस वाले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 44 प्लस 42 यानी कि 82। और दूसरा केस है 44 प्लस 62 यानी कि 106। तो ये दोनों केसेस के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 44 डिग्रीज आ रहा है, ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों केसेस में अलग अलग आएगी। ए प्लस डेल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 82, और ए प्लस डेल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 106। अब डेल मिनिमम के केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल हो जाता है। ए की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, क्या करना है हमें, ए की वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है एक एक बार। तो पहले केस से ए की वैल्यू आ जाएगी 82 माइनस डेल, दूसरे केस से ए की वैल्यू आ जाएगी 106 माइनस डेल। सो पहले केस में डालूंगा तो 82 माइनस डेल प्लस डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई। सो यहाँ से आया हमारे पास डेल मिनिमम माइनस डेल मस्ट बी इक्वल्स टू 2i माइनस 82। नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, कुछ गलत कर रहे हैं। तो डेल ए प्लस डेल की जो वैल्यू है या तो वो 82 हो सकती है या फिर 106 हो सकती है। और यहाँ से हमको ए के बारे में कुछ नहीं पता, सर्टेन प्रिज्म बोला है। अगर ए की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन होती तो डायरेक्ट हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे डेल मिनिमम की वैल्यू को पुट करने के बाद। डेल मिनिमम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 44 माइनस डेल इज इक्वल्स टू 2i माइनस 82। तो यहाँ से डेल और आई में रिलेशन आ जाएगा, और हमसे यही पूछा है मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ए की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल कितना आ जाएगा, 44 प्लस 82 माइनस 2i इज इक्वल्स टू डेल 1
26 माइनस 2i इज इक्वल्स टू डेल। अगर यहाँ पे डेल मिनिमम की वैल्यू 44 डाल दें हम, तो 126 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 2i, मतलब 2i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से ये 120 188 हाँ 80 78 78 अराउंड आएगा। आई कितना आ जाएगा 42 डिग्री, सॉरी 41 डिग्री। आई थिंक आई शुड चेक दिस आंसर। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा शायद देखना पड़ेगा। एक ही वैल्यू नहीं गिवन, तो उसकी वजह से ना मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। तो एक बार मैं इसको जरा देख के फिर आई लेट यू नो वंस अगेन। इसको देखते हैं एक बार। इस पीडीएफ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करना है ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म थिन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो अगर प्रिज्म थिन हो जाएगा, थिन प्रिज्म का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत कम, ये जो एंगल है ए, ये बहुत छोटा है, लेस देन 10 डिग्रीज मान लो। तो इस केस के अंदर होता क्या है, जब भी हम रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। तो बहुत छोटा एंगल होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली आई बाय आर लिख सकते हैं। तो जो यहाँ से आई है ना वो म्यू आर के बराबर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सरफेस की बात करूंगा, लेट्स से फॉर सरफेस 1 था ये, इसको मैं R1 कर देता हूँ। सिमिलरली फॉर सरफेस 2 अगर मैं यही सेम चीज़ लिखूंगा तो म्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा। एलिमेंट्री मेथड से चलते हैं, जिस मीडियम से गए यानी कि R2 बाय जिस मीडियम में गए यानी कि E, ये बराबर होगा जिस मीडियम के अंदर गए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1, जिस मीडियम से गए यानी कि म्यू से। तो स्नेल्स लॉ इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को लर्न करने में, तुम इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो आई आ गया और ई आ गया मेरे पास। अगर आई और ई आ गया तो डेल की इक्वेशन में डाल देते हैं। डेल किसके बराबर होता है, ए प्लस डेल बराबर होता है आई प्लस ई के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू क्या है μr1, ई की वैल्यू क्या है μr2 माइनस ए। तो डेल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा R1 प्लस R2। म्यू विल कम आउट and inside we are left with only R1 and R2. Now what is the sum of R1 and R2? It was also A। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो A है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अप इंटू म्यू माइनस वन। दिस इज फॉर थिन प्रिज्म्स। ये वैल्यू भी याद रखेंगे डेल की, थिन प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल होती है। थिन प्रिज्म क्या होता है, जिनका जो एंगल है वो लेस देन 10 डिग्रीज तुम अज्यूम करके चलो। दोनों सर्फेसेस पे हम रिफ्रैक्शन लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, आई और ई की वैल्यू निकालेंगे, देन जो हमने रिलेशन पढ़ा था पीछे उसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल का। क्या रिलेशन था डेल का, ए प्लस डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल होगा वो बराबर होगा आई प्लस ई के। फिर यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो तुम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, जब लाइट रे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी तो उसी को डिस्पर्जन बोलेंगे। और वो 7 कलर्स सिर्फ और सिर्फ हमें लाइट की वजह से देखने को मिलते हैं कि उसके अंदर वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर व्हाइट लाइट हमें स्प्लिट होती हुई नजर आए उसके कॉन्स्टेंट कलर्स में, जैसे ही वो किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करे, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो भी पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो काफी कलरफुल बैंड्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, विबग्योर बनता है, एक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं। तो मैं डिफाइन नहीं करना, बुक में से तुम देख लेना अपने आप। देन वी हैव टू टॉक अबाउट डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। जो भी प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं उसकी डिस्पर्सिव पावर क्या है। अब डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, पहले थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा। कोई प्रिज्म होगा जो ज्यादातर लाइट को अपने से यू कैन से रिफ्लेक्ट करके उसको कलर कर देगा, उसके चेंज कर देगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म के अंदर, जबकि कोई प्रिज्म शायद ना करता है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये एक एबिलिटी है प्रिज्म के मटेरियल की जो डिस्पर्जन कॉज करता है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, दैट इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल टू कॉज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन कॉज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो डिस्पर्सिव पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ओमेगा से, और ये बराबर होता है एंगुलर डिस्पर्जन ओवर मीन डिस्पर्जन के। अब इस सब को पूरा समझने के लिए प्रॉपर हमें डेरिवेशन पार्ट पे जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। तो मेजर फॉर्मूला यही याद रखना है, लेकिन एक बार मैं तुमको आइडिया देता हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो सपोज ये प्रिज्म है हमारे पास और लाइट रे आई यहाँ पे, वाइट तो है नहीं, येलो मान लेते हैं, और यहाँ पहुँच के ये वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो गई। तो कैसे कैसे डिस्पर्स हो गई, एक रेड लाइट में डिस्पर्स हो गई, कुछ इस तरीके से जो कि सबसे कम होती है, और
दूसरी वाली वॉयलेट में डिस्पर्स हो गई कुछ इस तरीके से, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट और रेड। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने डेविएशन दिखाया नहीं वैसे ना, कुछ ज़्यादातर डेविएशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ था जब वो इस प्रिज्म से पास नहीं कर रही थी, तो उस पाथ को अगर हम एक्सटेंड करके दोनों लाइट्स रेस से देखें तो डिस्पर्जन दोनों रेस के लिए अलग अलग हुआ होगा। लाइक एंगल, इसका एंगल ये होगा तो फिर इसका एंगल ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन का, तो दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। तो ये वाला हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट, और इस वाले को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट। और इन दोनों के बीच का जो ये वाला होगा, इसको हम बोल सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन जो है ये बराबर होता है, मतलब कितना एंगल में चेंज आया, तो डेल वी माइनस डेल आर एंगल में चेंज आया। और वहीं पे मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन होता है डेल, यानी कि जो भी डेविएशन हुआ होगा उसका मीन, सारी लाइट्स का मीन डेविएशन। तो ये वैल्यूज गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन हो तो एक और रिलेशन आता है, इसी को यूज करके हम उनको उस रिलेशन को निकालते हैं। लेकिन अभी हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली बात कर लेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन होता है म्यू आर माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। अभी वॉयलेट और रेड ऐसे क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ होगा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये छोटी सी बात थी डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म के बारे में, जो हमें समझनी थी। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हें समझ आया होगा। वट एवर वी हैव डन इन टुडे